भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 मुख्य रूप से संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझा जा सकता है। अनुच्छेद 361 संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण। यह अनुच्छेद कहता है कि एक, संसद, लोकसभा या राज्यसभा या किसी राज्य के विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद कि किसी भी कार्यवाही की लगभग सही रिपोर्ट को किसी अखबार में छापने या रेडियो टीवी पर प्रसारित करने पर किसी भी व्यक्ति पर कोई दीवानी, सिविल या आपराधिक क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अखबार या न्यूज़ चैनल संसद या विधानसभा की बैठक में कही गई बातों या हुई घटनाओं की सच्ची रिपोर्ट छापता या दिखाता है, तो उस पर कोई केस नहीं कर सकता, भले ही उस रिपोर्ट से किसी को आपत्ति हो। यह आज़ादी तब तक है जब तक रिपोर्ट पर्याप्त रूप से सच्ची हो, यानी उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव न किया गया हो या उसे जानबूझकर गलत तरीके से पेश न किया गया हो। एक अपवाद है। अगर संसद या विधानमंडल ने फैसला किया हो कि उस कार्यवाही का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर यह सुरक्षा लागू नहीं होगी। 2. यह प्रावधान रेडियो या टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली रिपोर्टों या समाचारों पर भी लागू होता है, ठीक वैसे ही जैसे यह अखबारों में छपी रिपोर्टों पर लागू होता है। इसका मतलब है कि न केवल प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी संसद और विधानमंडलों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने में सुरक्षित है। संक्षेप में, अनुच्छेद 361 ए मीडिया को संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने की स्वतंत्रता और सुरक्षा देता है, ताकि जनता को उनके प्रतिनिधियों के काम के बारे में जानकारी मिल सके। यह लोकतंत्र में पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 363 क्या है? अनुच्छेद 361 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कुछ खास तरह के विवादों में अदालतों के दखल को रोकता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए इसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई विवाद, समझौता, ट्रीटी, करार, अग्रीमेंट, वचनबद्ध कवेनेंट, सनद, एंगेजमेंट, सनद पत्र, सनाड या इसी तरह के किसी अन्य दस्तावेज से जुड़ा है जो भारत के किसी रियासतदार शासक द्वारा किया गया था और जिसकी वैधता या उससे जुड़े किसी अधिकार को लेकर सवाल उठता है, तो कोई भी अदालत उस विवाद पर विचार नहीं कर सकती। इस अनुच्छेद को मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद भारत में रियासतों के विलय, इंटीग्रेशन के समय बनाया गया था। उस समय रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए कई तरह के समझौते और करार किए गए थे। अनुच्छेद 373 का मकसद इन समझौतों से जुड़े किसी भी विवाद को अदालतों में चुनौती दिए जाने से रोकना था, ताकि विलय की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके और सरकार को अनावश्यक कानूनी उलझनों से बचाया जा सके। किन मामलों पर लागू होता है? यह उन विवादों पर लागू होता है जो किसी भी रियासतदार, पूर्व शासक द्वारा किए गए समझौते या करार से संबंधित हों, उन समझौतों या करारों से जुड़े किसी भी अधिकार या दायित्व को लेकर हों, भारत सरकार द्वारा इन समझौतों को मान्यता देने या न देने से संबंधित हों। सरल शब्दों में सारांश, संक्षेप में, अनुच्छेद 373 एक तरह का कानूनी ताला है जो रियासतों के विलय से जुड़े पुराने समझौतों और करारों से उत्पन्न होने वाले विवादों को अदालतों में जाने से रोकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को कानूनी चुनौतियों से बचाया जा सके। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए स्वतंत्रता के समय किसी रियासत के शासक ने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया था कि उन्हें कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे। बाद में अगर उनके वंशज उन अधिकारों को लेकर कोई कानूनी दावा करते हैं और वह दावा उस पुराने समझौते से जुड़ा है, तो अनुच्छेद 310 उन्हें अदालत में जाने से रोक सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अनुच्छेद काफी हद तक ऐतिहासिक महत्व का है और आज भी कुछ विशिष्ट पुराने मामलों में इसकी प्रासंगिकता हो सकती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 363 ए 367 की
एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसे 26वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। अनुच्छेद 361 का मतलब क्या है? यह अनुच्छेद मुख्य रूप से भारत की पूर्व रियासतों के शासकों, राजाओं, महाराजाओं, नवाबों आदि से जुड़े दो प्रमुख प्रावधानों को समाप्त करता है। एक, रियासतों के शासकों की मान्यता समाप्त करना। संविधान लागू होने से पहले ब्रिटिश सरकार या भारत डोमिनियन की सरकार ने कई रियासतों के शासकों को मान्यता दी थी। अनुच्छेद 367 ए यह प्रावधान करता है कि अब से ऐसे किसी भी शासक को दी गई मान्यता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब उन्हें शासक के रूप में कोई विशेष संवैधानिक दर्जा या अधिकार नहीं मिलेगा। इसमें उन व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जिन्हें पहले ऐसे शासकों का उत्तराधिकारी माना जाता था। 2, प्रिवी पर्सेस को खत्म करना। आज़ादी के समय भारत में शामिल होने वाली रियासतों के शासकों को भारत सरकार द्वारा एक निश्चित वार्षिक भुगतान दिया जाता था जिसे प्रिवी पर्स कहा जाता था। यह एक तरह की पेंशन थी जो उन्हें अपनी रियासतों को भारत में मिलाने के बदले में मिलती थी। अनुच्छेद 363 इस प्रिवी पर्स को भी पूरी तरह से समाप्त कर देता है। इसका मतलब है कि अब ऐसे शासकों को सरकार की ओर से कोई विशेष भुगतान नहीं मिलेगा। इस अनुच्छेद के लागू होने के बाद प्रिवी पर्स से संबंधित उनके सभी अधिकार, देनदारियां और दायित्व भी खत्म हो गए। संक्षेप में, अनुच्छेद 366 ए का उद्देश्य यह था कि भारत में एक समतावादी, बराबर समाज की स्थापना हो सके, जहां किसी व्यक्ति को उसके पुराने शाही पद के कारण कोई विशेष अधिकार या वित्तीय लाभ न मिले। इसने पूर्व रियासतों के शासकों के विशेष दर्जे और उनके प्रिवी पर्स को कानूनी रूप से खत्म कर दिया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 364 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझा जा सकता है। अनुच्छेद 304 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान। यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति एक सार्वजनिक अधिसूचना पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए यह निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किसी प्रमुख बंदरगाह, मेजर पोर्ट या हवाई अड्डे, एरोड्रोम पर या तो लागू नहीं होगा या ऐसे संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा जो उस अधिसूचना में बताए जाएंगे। कोई भी मौजूदा कानूनी किसी प्रमुख बंदरगाह या हवाई अड्डे पर उस तारीख से पहले किए गए या न किए गए कार्यों को छोड़कर तब तक प्रभावी नहीं रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसे ऐसे संशोधनों और अपवादों के साथ लागू करने का निर्देश न दें जो उस अधिसूचना में बताए जाएंगे। इसका सीधा मतलब क्या है? यह अनुच्छेद सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से को यह शक्ति देता है कि वह प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संचालन और विकास के लिए विशेष नियम बना सके। इन महत्वपूर्ण स्थानों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए सामान्य कानून इन पर सीधे लागू नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके यह तय कर सकते हैं कि कौन से कानून लागू होंगे और उनमें क्या बदलाव किए जाएंगे ताकि इन विशिष्ट स्थानों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। उदाहरण के लिए, मान लीजिए संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो पूरे देश में निर्माण कार्यों पर लागू होता है, लेकिन किसी प्रमुख हवाई अड्डे पर सुरक्षा या तकनीकी कारणों से कुछ विशेष नियमों की आवश्यकता हो सकती है। अनुच्छेद 364 के तहत राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके यह कह सकते हैं कि वह संसदीय कानून उस हवाई अड्डे पर कुछ खास बदलावों के साथ लागू होगा या बिल्कुल लागू नहीं होगा और उसकी जगह कोई अन्य विशेष नियम लागू होंगे। संक्षेप में, यह अनुच्छेद प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों को सामान्य कानूनों की कठोरता से कुछ छूट देता है ताकि उनके सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए विशिष्ट और अनुकूलित प्रावधान किए जा सकें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 365 आसान शब्दों में यह कहता है कि अगर कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में या उसे लागू करने में जेजी असफल रहती है,
तो राष्ट्रपति को यह मानने का अधिकार होगा कि उस राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक, केंद्र के निर्देशों का पालन न करना। केंद्र सरकार राज्यों को कई तरह के निर्देश देती है, खासकर उन मामलों में जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं या जहां केंद्र की नीतियों को राज्यों में लागू करना होता है। 2. राज्य की विफलता। यदि कोई राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं करता है या उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं करता है, तो इसे संवैधानिक रूप से विफल माना जा सकता है। 3. राष्ट्रपति का अधिकार। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाता है कि वे यह घोषणा करें कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। 4. राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 365 सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात नहीं करता, लेकिन यह राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 326 के तहत लगाया जाता है के लिए एक आधार प्रदान करता है। यानी अगर अनुच्छेद 365 के तहत यह माना जाता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 का उपयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। संक्षेप में, अनुच्छेद 365 केंद्र सरकार को राज्यों पर एक तरह का नियंत्रण रखने की शक्ति देता है, ताकि राज्य संवैधानिक प्रावधानों और केंद्र के निर्देशों के अनुसार काम करें। अगर राज्य ऐसा नहीं करते, तो ये राष्ट्रपति शासन लगाने का एक कारण बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 आर्टिकल 366 एक तरह से संविधान का शब्दकोश डिक्शनरी है। यह संविधान में इस्तेमाल किए गए कई महत्वपूर्ण शब्दों और वाक्यांशों की परिभाषाएं देता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या और समझ पूरे देश में एक समान हो। सीधे शब्दों में कहें तो यह अनुच्छेद बताता है कि संविधान में कुछ खास शब्दों का क्या अर्थ है। उदाहरण के लिए यह बताता है कि पोक एच कृषि आय एग्रीकल्चरल इनकम का क्या मतलब है। एंग्लो इंडियन कौन है। अनुसूचित जातियां स्केड्यूल्ड कास्ट्स और अनुसूचित जनजातियां स्केड्यूल्ड ट्राइब्स किसे माना जाएगा। यह परिभाषाएं अनुच्छेद 341 और 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के आधार पर तय होती है। कराधान टैक्सेशन और माल के क्रय या विक्रय पर कर टैक्स ऑन द सेल और परचेस ऑफ गुड्स जैसे शब्दों का क्या अर्थ है जो कर व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अधिनिर्णय अवार्ड ऋण बोरो निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स आदि का क्या अर्थ है। ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कानून को समझने और लागू करने में मदद करती हैं। अगर ये परिभाषाएं स्पष्ट नहीं होती तो संविधान के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग व्याख्या हो सकती थी, जिससे भ्रम और विसंगतियां पैदा हो सकती थी। संक्षेप में, अनुच्छेद 366 एक ऐसा अनुच्छेद है जो संविधान के भीतर ही उसके अपने शब्दों को स्पष्ट करता है, ताकि कानूनी भाषा में सटीकता और स्पष्टता बनी रहे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 367 एक व्याख्या खंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। सीधे शब्दों में कहें तो यह बताता है कि संविधान के कुछ शब्दों और वाक्यांशों का क्या अर्थ समझा जाएगा। यह संविधान के प्रावधानों को समझने के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 1. सामान्य खंड अधिनियम का उपयोग यूज ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। यह अनुच्छेद कहता है कि संविधान की व्याख्या करते समय सामान्य खंड अधिनियम 1897, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के प्रावधानों का उपयोग उसी तरह किया जाएगा जैसे किसी आम कानून की व्याख्या के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि संविधान के शब्दों को समझने के लिए उस अधिनियम में दी गई सामान्य परिभाषाओं और व्याख्या के नियमों का पालन किया जाएगा, जब तक कि संविधान में स्पष्ट रूप से कुछ और न कहा गया हो। 2. अध्यादेशों का समावेश इंक्लूजन ऑफ ऑर्डिनेंसेस। यह स्पष्ट करता है कि संविधान में जहां भी संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियमों या कानूनों का जिक्र है, उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों ऑर्डिनेंसेस को भी शामिल माना जाएगा।
इसका मतलब है कि आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को भी कानूनों के समान ही संवैधानिक मान्यता प्राप्त होगी। 3. विदेशी राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन स्टेट। यह अनुच्छेद यह भी बताता है कि विदेशी राज्य का क्या अर्थ होगा। सामान्य तौर पर विदेशी राज्य का मतलब भारत के अलावा कोई भी अन्य राज्य है। हालांकि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राज्य को विदेशी राज्य न घोषित कर सकता है, जो आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समझौतों में लचीलापन प्रदान करता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 367 यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के शब्दों और प्रावधानों की व्याख्या एक समान और सुसंगत तरीके से की जाए, जिससे कानूनी दस्तावेजों में स्पष्टता बनी रहे। यह एक तरह से संविधान के लिए शब्दावली, ग्लॉसरी का काम करता है।